जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 लेक्चर 87 लेक्चर का आगाज़ करते हैं। डिस्कस करेंगे इसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस और आपकी होम असाइनमेंट केस स्टडीज़। तो कल 2 क्वेश्चन रह गए थे एंड पे, जब आप कह रहे थे नहीं सर बस हो गई अब, तो आज उन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फिर आज के वाला जो मॉर्निंग का लेक्चर था उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तैयार है? चलिए जी, सबसे पहले क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या करना है सबसे पहले एग्जाम में? रिक्वायरमेंट। सारा पेपर एक तरफ और रिक्वायरमेंट्स एक तरफ। 6 महीने की तैयारी एक तरफ, एग्जाम के 3 घंटे एक तरफ। डिस्कस हाउ यू वुड डील विद ईच ऑफ द अबव सिचुएशन एंड द पॉसिबल इम्प्लीकेशन ऑफ द अबव ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। प्रोसीजर्स भी पूछ रहा है एंड इफेक्ट ऑन द रिपोर्ट, इम्प्लीकेशन ऑफ द इफेक्ट ऑन द रिपोर्ट भी पूछ रहा है। 2 सिचुएशंस हैं उसमें। ये मेरे ख्याल है जो सेकंड पार्ट हमने कर लिया था, वो आग लगी थी ऐसा। चले 10 You are the audit partner at BLC and company chartered accountants. Following matters are under your consideration. Artificial Technologies Limited has recognized an intangible assets of rupees 100 million in respect of development costs relating to software which ATL expects to market in future. तो फौरन जहन में आ गया, पिक कर लिया हमने कौन से प्रोसीजर पूछना चाह रहा है? डेवलपमेंट का इंटेंजिबल एसेट्स में। इंटेंजिबल में कौन से? डेवलपमेंट कॉस्ट के। मार्केट रिसर्च कंडक्टेड बाय एटीएल इंडिकेट्स ए प्रॉमिसिंग डिमांड फॉर सच सॉफ्टवेयर। डिमांड है मार्केट में। However, expected cost required to complete the software has increased significantly and ATL requires further rupees 50 million to complete the project. 50 मिलियन मजीद चाहिए। Since ATL has already utilized its existing credit limit on other project, it is facing difficulty in raising finance for the above software. प्रॉब्लम क्या है? इसी तरह का क्वेश्चन उसने एक पहले भी पूछा हुआ है कि आपके पैसे खत्म, प्रोजेक्ट चल रहा है, पैसे पूरे हो गए। तो मेरा ख्याल ये है कि हम सीधा सीधा इसको कह के राइट ऑफ करें। क्यों? क्या करना है? पहले प्रोसीजर परफॉर्म करना है, ये वैल्यूएट करने के लिए क्या अवेलेबल है कि नहीं अल्टरनेट सोर्स। यानी कोई दूसरे बैंक से फाइनेंसिंग अरेंज हो गई हो, शेयर होल्डर से, किसी डायरेक्टर ने इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया हो, कुछ भी, डायरेक्टर से, शेयर होल्डर से, बैंक वगैरह से। क्लियर? या कुछ और भी, कोई और प्रोसीजर भी क्या खत्म? भाई ये ऊपर जो ड्यूरिंग द ईयर डेवलपमेंट कॉस्ट 100 मिलियन रिकॉग्नाइज की है, इसके ऊपर कोई प्रोसीजर नहीं परफॉर्म करना। भाई ये मसला तो उसने बताया ना, पैसे खत्म हो गए हैं, इसको तो हम अल्टरनेट सोर्स के प्रोसीजर लिख दिए। क्या ये जो ऊपर उसने रिकॉग्नाइज किया है 100 मिलियन, और इसके प्रोसीजर, ये ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन नहीं हुई क्या? इसके प्रोसीजर नहीं लिखेंगे? क्राइटेरिया है, फिर उसके बाद कॉस्ट की वेरिफिकेशन, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। किस चीज के ऊपर? मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन किस चीज के ऊपर लेंगे? क्या पूछेंगे? अल्टरनेट फाइनेंस। मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है आपसे, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेंगे हम इस क्वेश्चन में कि नहीं? किस चीज पे? यानी क्या पूछेंगे मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन? इंटेंशन टू कंप्लीट फाइनेंसिंग अवेलेबल, हाँ, फिजिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। प्रोसीजर हो गए। एक्सपर्ट को बिल्कुल बिल्कुल किसी आईटी एक्सपर्ट को एंगेज कर सकते हैं ताकि वो हमें इसकी फिजिबिलिटी के बारे में, इसकी मार्केट डिमांड के बारे में बताए। इफेक्ट ऑन रिपोर्ट, अगर तो अल्टरनेट कॉस्ट वेरीफाई हो जाती है और अल्टरनेट फाइनेंस भी अवेलेबल है। पूरी बात बताओ, फिर बात कहना मैं कह रहा था ये, पूरी बात बताओ क्या? अनमोडिफाइड ओपिनियन।
there is no की एडेड मैटर किसने इंक्लूड करना है इसमें? आगे बता बताओ ना था बता रहा था की एडेड मैटर क्यों की एडेड इसमें एमसीएस मैटर नहीं आएगा की एडेड मैटर क्यों आएगा? ये ऐसा एरिया है, अहम एरिया है, कोर एरिया है, और ये उस लिस्ट में है जो की एडेड मैटर की लिस्ट थी। लेकिन उस लिस्ट में आपको 2 आइटम्स बाद में भी लिखवाई थी, वो कौन सी थी? सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स एसेट और लीज। इनटेंजिबल तो था, इनटेंजिबल एसेट्स में की एडेड मैटर आएगा अगर ठीक रहेगा। हाँ, अगर क्राइटेरिया मीट नहीं करता, इसको राइट ऑफ और नहीं किया राइट ऑफ, फिर मटेरियल मिस्टेक, उस सूरत में प्रॉफिट दिया हुआ ना, कैलकुलेशन करेंगे 30 तो मटेरियल है, परवेसिव तो नहीं है, नहीं है, 50% से कम है। yes sir. चाचू 100 मिलियन है, उधर 270 है, 50% से कम है, मटेरियल है। तो क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। क्या इस सूरत में जब क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया तो की एडेड मैटर आएगा? नहीं आएगा। अच्छा स्टूडेंट, इससे ये कंसेप्ट क्या बना लेता है, जब कभी क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा तो की एडेड मैटर नहीं आएगा। सर आपने खुद कहा था कि क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा। भाई इसमें मैं कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा, की एडेड मैटर नहीं आएगा। तो स्टूडेंट क्या कंसेप्ट बनाता है कि जब कभी क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा की एडेड मैटर, ऐसे थोड़ी कहा है मैंने, इस मैटर की वजह से की एडेड मैटर नहीं आएगा, वो किसी दूसरे मैटर की वजह से आ सकता है, आ सकता है। और एमसीक्यू मैटर का भी तो यही असूल था कि अगर मैटर सही है, डिस्क्लोज्ड है, तो एमसीक्यू मैटर आएगा, और अगर डिस्क्लोज नहीं है तो फिर क्वालिफाइड ओपिनियन होगा। मिस स्टेटमेंट है ना, एमसीक्यू मैटर नहीं आएगा। तो स्टूडेंट क्या कंसेप्ट बना लेता है कि जब कभी क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा एमसीक्यू मैटर नहीं आएगा, जो गलत है कंसेप्ट। क्यों भाई? उस इशू की वजह से नहीं आएगा एमसीक्यू मैटर, क्योंकि वो क्वालिफाइड ओपिनियन में चला गया। किसी और इशू की वजह से एमसीक्यू मैटर आ सकता है। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम? सेकंड पार्ट तो हमने कर लिया था, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। वैसे तो इतनी को प्रैक्टिस हो गया कि अब आप खुद से भी अब उंगली पकड़ के चलने की तो जरूरत नहीं है। अब आप इतने को बड़े हो गए खुद से केस स्टडी सॉल्व कर सके। कि अभी भी डरते हैं केस स्टडी से? डरते हैं, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ऐसा ऐसा उंगली पकड़ के चलना चाहिए था ना। यू आर द ऑडिट पार्टनर ऑफ फर्म ना, रिक्वायरमेंट required. Describe the steps that you will be performed in each of the above situation and discuss the possible implication of the above on the audit report. Procedure और effect. अच्छा ये क्या लिखा है? Drafting of audit opinion is not required. पैराग्राफ नहीं लिखना, बना के नहीं देना उसको, सिर्फ नाम बताना है कौन सा पैरा। ठीक है, ना भी लिखना तो हम लिखता, हमने कौन सा लिख देना, हम आता थोड़ी है हमें। अगर कहे ड्राफ्टिंग तो फिर ड्राफ्टिंग करेंगे, अगर ना बताए तो ड्राफ्टिंग नहीं करनी होती। इससे पहले हमने बहुत से क्वेश्चन ऐसे किए हैं जिसमें उसने एंड पे लाइन नहीं लिखी होती। जब ड्राफ्टिंग करवाता है ना तो क्लियरली कहता है ड्राफ्ट द ओपिनियन पैराग्राफ, ड्राफ्ट द क्वालिफिकेशन पैराग्राफ। जब ड्राफ्ट कराना होता है ना तो क्लियरली ड्राफ्ट का लफ्ज लिखता है, DRAFT ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मैंने लिख के दो। जब ड्राफ्टिंग करवाएगा तो क्लियरली ये लफ्ज लिखेगा। द प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ तारिक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017 इज ₹790 million. TL provides 3 year वारंटी टू इट्स कस्टमर। हाँ आज ही किया वारंटी, परवीएन और कंटीजेंसी वाला। परवीएन में सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक उसका क्या है? वारंटी, परवीएन फॉर वारंटी। कंटीजेंसीज में सबसे क्या उसका फेवरेट? लिटिगेशन। लिटिगेशन ये दो कर लिए, वारंटी और लिटिगेशन, तो समझ लीजिए आपने परवीएन कंटीजेंसी का ये कर लिया। टीएल लेकिन इसके रिप्रोडक्शन के भी याद कर लीजिएगा। प्रोविजन एंड कंटीजेंसी कभी कभी रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो आपने रटा लगा लेना इसका प्रोसीजर का। लेकिन केस स्टडी में चांसेस यही है ज्यादा पूछेगा केस।
TL3A warranty to customer and has made provision of rupees 80 million in this regard. Management carries out the computation internally. खुद ही मैनेजमेंट कैलकुलेशन करती है, मैनेजमेंट वारंटी की खुद ही कैलकुलेशन करती है। और वारंटी में ना सबसे अहम चीज पता क्या होता है, उसमें जो फार्मूला यूज होता है, फार्मूला यूज होता है। एक मैं केस पढ़ा था, उसमें उन्होंने बताया कि वारंटी कैलकुलेट करने का फार्मूला था ना, उसमें प्रोबेबिलिटी भी होती है। हम तो है हमारे सिलेबस में नहीं है प्रैक्टिकली कि कितने % चांस है क्या। तो उस ऑडिटर को स्टैट थोड़ी कम आती थी, उसमें एक छोटा सा एरर था, वो उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाया ऑडिटर। और कैलकुलेशन फार्मूला देखा, फिगर्स देखी, कैलकुलेशन, उसने कहा ठीक है। उस एक छोटे से फार्मूला की वजह से मिलियंस की मिस स्टेटमेंट थी, प्रोविजन अंडरस्टेड हो रही थी। लेकिन ऑडिटर के पास चूंकि वो स्टैटिस्टिशियन नहीं था, स्टैट इतनी आती नहीं थी, उसको एरर को आइडेंटिफाई नहीं कर सका। इसलिए अगर आपको कभी लगे कि वारंटी का फार्मूला बहुत मुश्किल है, क्या करना है, स्टैट के एक्सपर्ट को ले आना, भाई चेक करो इसको, ठीक है। तो कह रहा है वो खुद कैलकुलेशन करते हैं, अच्छा करते हैं, मैनेजमेंट का हमें कोई इतराज नहीं है। मैनेजमेंट कैरीज आउट द प्रोसेस इज कम्प्लेक्स एंड बेस्ड ऑन वेरियस अजम्पशंस। एक्सपर्ट इससे कंफर्म हो गया, एक्सपर्ट लाजमी आएगा, एक्सपर्ट। अच्छा जब एक्सपर्ट आ जाएगा फिर हम तो सुकून से बैठ जाएंगे, हमें तो कुछ भी नहीं करना। एक्सपर्ट के आने से पहले भी कोई काम करना है और उसके जाने के बाद भी। आने से पहले क्या करना है, कॉम्पिटेंट, और उसके जाने के बाद क्या काम करना है, जाने के बाद उसकी एडिक्वेसी को एडुकेसी वर्क को वैल्यूएट नहीं करना, एडिक्वेसी दोनों काम करने हैं ना। जब कभी एक्सपर्ट नहीं, दोनों नहीं करते क्या, दोनों करेंगे। एक उसके आने से पहले, कह रहा therefore your firm has appointed an expert after following all the necessary procedure for assessing the competence, capability and objectivity of expert। कह रहा है आपने अपॉइंट कर लिया है और प्रोसीजर भी सारे परफॉर्म कर लिए। कौन से प्रोसीजर, आने के। तो इसका मतलब है हमने कौन से, कुछ स्टूडेंट लिखे कहते हैं सर आपने कहा था जब कभी एक्सपर्ट को अपॉइंट करेंगे ना तो उसमें दोनों प्रोसीजर लिखेंगे, उसको एक्सपर्ट करना उसके और उसके वर्क की एडिक्वेसी के भी लिखे। और मैंने कहा भी है ऐसे, लेकिन क्वेश्चन में जब क्लियरली कह चुका है वो पहला काम तो थोड़ी सोल्यूशन में भी लिखेंगे, ठीक है। तो सिर्फ दूसरा काम कौन सा, वेल एडिक्वेसी ऑफ वर्क, ठीक है। उसको बेहतर है लिखते हुए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन भी उसमें यूज कर लें, ठीक है। इवैल्यूएट एडिक्वेसी ऑफ वर्क में क्वेश्चन की कि एक्सपर्ट जो है, जो वर्क है उसमें अजम्पशंस रिलेटिंग टू प्रोविजन फॉर वारंटी देखेंगे। वो याद है आपको प्रोसीजर थे कौन कौन से इवैल्यूएट एडिक्वेसी जो हमने लिखने हैं, इवैल्यूएट एडिक्वेसी ऑफ वर्क में कौन से प्रोसीजर लिखने हैं। एक मिनट हल्ले कोई टाइम लो। अजम्पशंस जो अजम्पशन उसने ली होंगी उनकी एडिक्वेसी को चेक करेंगे। चैप्टर 18 याद नहीं किया, कंफर्म में लिखवा लो मेरे से। 100 आपके अल्फाज से पता चल गया, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड रेलेवेंस ऑफ सोर्स डाटा, रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ असम्पशंस एंड मेथड, और रीजनेबलनेस ऑफ फाइंडिंग और कंक्लूजन एंड देयर कंसिस्टेंसी विद अदर एविडेंस। ये 3 प्रोसीजर तो हमने लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद जिस तरह हमने रीवैल्यूएशन रिपोर्ट में कोई 4-5 अपनी तरफ से भी प्रोसीजर लिखे थे ना, याद है, वो मजीद कि जो रिपोर्ट दे दी वो तो चेक कर ली। अब हम देख लें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो अमाउंट रिकॉर्ड हुई है वो रिपोर्ट के मुताबिक है कि नहीं। अब हम देख लें जो डिस्क्लोजर्स देने थे वो डिस्क्लोजर दिए हैं कि नहीं दिए, भाई ये भी चेक होना चाहिए कि नहीं। तो 1-2 प्रोसीजर भी लिखे, बढ़ जाएंगे ना हमारे, टोटल 4 हैं तो 6 हो जाएंगे। एक्सपर्ट की वर्क की एडिक्वेसी के प्रोसीजर 4 है कि 3 है, चौथे में 2 बातें कर रहा है। एक रीजनेबलनेस ऑफ फाइंडिंग और कंक्लूजन और दूसरा कंसिस्टेंसी विद अदर एविडेंस। वो चूंकि एक ही लाइन में लिखे इसलिए आप उसको 3 गिनते हैं।
तो एक दो प्रोसीजर मजीद ऐड कर लेंगे। कैसे कि रिपोर्ट की बेस पे देखेंगे जो वैल्यूएशन रिपोर्ट में आ रही है उसके मुताबिक ही काउंटिंग हुई है, और क्या जो एडिक्वेट डिस्क्लोजर होने चाहिए assumptions वगैरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड किए गए हैं। इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट ये भाई बताएंगे। नहीं क्यों नहीं बताएंगे, आप बताएंगे। बड़े गोली मारो, मुझे वो बता दो, इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बता दो। क्वेश्चन नहीं सुना क्लब के क्लास में बैठ के कहीं और पहुंचा हुआ है और अब देख रहा है उधर जिधर पहुंचा हुआ था। क्या भाई इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताएं। इफेक्ट देखेंगे शरारती है वो। अगर एक्सपर्ट की रिपोर्ट से पता चलता है कि वैल्यूएशन रीजनेबल है फिर तो कुछ नहीं, अनमोडिफाइड ओपिनियन विद की मैटर नहीं, एमसीएस ऑफ मैटर नहीं, एमसीएस ऑफ मैटर क्यों नहीं? मैनेजमेंट से वो नहीं, सीधी बात कर भाई, क्योंकि सर वो लिस्ट में नहीं है, सीधी रीजन है उसके ऊपर नहीं आते, अपनी जजमेंट को बस माफ कर दे, बताना जरूरी है। सिंपल रीजन है भाई, की ऑर्डर मैटर क्यों लिखा? क्योंकि की ऑर्डर मैटर की लिस्ट में था। एमसीएस मैटर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसकी लिस्ट में नहीं था। सिंपल। और एमसीएस मैटर की लिस्ट में था लेकिन फिर भी एमसीएस मैटर क्यों नहीं दिया? क्योंकि क्वालिफाइड ओपिनियन था। भाई क्लियर? आगे चलें। अच्छा ये आपने ज्यादती किया वैसे हमारे साथ, आपने कल फरमाइश की, भाई ने कहा ओके, अब देखिए कितने स्टूडेंट नहीं आए, हमारे चाय जाया जाएगी। चले ठीक है, कोई नहीं जाया नहीं हो गए। लेकिन जो इसका इस्तेमाल था, एग्री हुआ था, आना चाहिए था ना बच्चों को, बारह कोई नहीं। अच्छा सुबह मैं हैरान हूँ, इस चीज पे हैरान होता हूँ, सुबह बारिश हुई ना तो क्लास में स्टूडेंट बहुत कम थे। क्यों भला? बारिश हो रही थी। अच्छा सुबह की क्लास में स्टूडेंट जितने थे इस वक्त उससे भी कम है। क्यों? बारिश तो अभी भी हो रही थी, हैं? जब घर से आना होता है ना तब बारिश बड़ा तंग करती है, जब वापस आना होता है ना फिर मौसम वही मौसम खुशगवार हो जाता है। ये साइंस मुझे समझ नहीं आती। होता है ना ऐसे, मैं सही गलत रहा हूं? Your firm has been appointed as the auditor of Yaqoob Limited for the audit of the year ended 30 June 2017. The audit team was not able to perform inventory count at year end because the appointment was made on 15 जुलाई 2017. सीधी स्कोप लिमिटेशन नहीं। क्या करना है? पहले प्रोसीजर भी तो बताने हैं। प्रोसीजर पूछे हैं उसने तो कोई होंगे बताने हैं। हाँ जी, क्या करें? अच्छा इस क्वेश्चन में प्रोसीजर का स्टेप नंबर 1 क्या होगा? इन्वेंट्री काउंट करेंगे। किस डेट में? 15 तारीख को। फिर क्या करेंगे? अच्छा 1 मिनट है भाई, जो स्टूडेंट आंसर देगा वो हाथ उठाए। कौन आंसर देना चाहता है? शाबाश, बताइए मेरे भाई। इसी क्वेश्चन को से पता चल गया जी भाई, बताओ क्वेश्चन। इस सिचुएशन में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? पहले इन्वेंट्री काउंट ना कर ले 15 जुलाई पे 15 जुलाई पे इन्वेंट्री काउंट कर लिया, ठीक है। स्टेप नंबर 2 रिकंसिलिएशन बनाएंगे, रिकंसिलिएशन, और देखेंगे इंटरम सेल और परचेजेस कितनी है, और
पहले सेल्स को पकड़ लें, सैंपल बेस पे सेल्स की ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करेंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के नाम लिखेंगे। बोल 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 फिर। गुड डिस्पैच नोट होगा, सेल इनवाइस होगी, शाबाश, सेल्स ऑर्डर होगा, कस्टमर की एक्नॉलेजमेंट होगी, परचेज का सैंपल सेलेक्ट करके उसके भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ सैंपल बेस पे वेरीफाई करेंगे। उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के नाम बताएं। गुड सीट नोट, परचेज इनवाइस, ये सप्लायर इनवाइस भी उसे बाजुकात कहते हैं, परचेज ऑर्डर, शाबाश, अच्छा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, और ये भाई को दे, भाई को चाय का कप भी दें, समोसा भी दे और 50 का नोट भी दें, शाबाश शाबाश। और बताएं इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट, इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट कौन बताएगा? भाई भाई आप जनाब, में हम टाइम खत्म हो जाना हमारा, जल्दी जल्दी बता। अगर एविडेंस ऑब्टेन कर लिया हमने और एविडेंस मिल गया, ठीक है, अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे और की ऑर्डर मैटर दे देंगे। की ऑर्डर मैटर की लिस्ट में था अदर मैटर क्यों दे, और कोई नहीं बोलेगा, इंस्टीट्यूशन खोला हुआ है इसने, कोई पैसे नहीं, कोई पैसे नहीं। की ऑर्डर मैटर किस लिए? लिस्ट में नहीं है ना, तो क्या इंक्लूड करेंगे? अदर मैटर। अदर मैटर क्यों लिस्ट में है? नहीं, क्वेश्चन में किस इंफॉर्मेशन से पता चला? अपॉइंटेड का लफ्ज है, हाँ, अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड में फर्क बताया था ना। अपॉइंटेड का मतलब इनिशियल ऑडिट, रीअपॉइंटेड का मतलब रिकरिंग ऑडिट। क्लियर ये? अच्छा, अब एक स्टेटमेंट देने लगा हूं, आपने उसे यस या नो करना, और कोई नहीं बोलेगा। इस सिचुएशन में अगर एविडेंस ऑब्टेन नहीं होता, ये स्कोप लिमिटेशन होगी। ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन इफ इफेक्ट इज मटेरियल, और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इफ इफेक्ट इज परवेसिव। इसमें विड्रॉल की बात करनी है कि नहीं करनी? विड्रॉल की बात नहीं, क्योंकि स्कोप लिमिटेशन में मैनेजमेंट नहीं है, नहीं करनी। लेकिन अगर क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ओपिनियन दे रहे हैं ना, तो उस सूरत में अदर मैटर पैराग्राफ नहीं आएगा। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? अदर, फिर से सुन ले, फिर से सुन ले। इस सिचुएशन में अगर हम एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाते तो हम क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। इस सूरत में जो अदर मैटर पैराग्राफ था जो आपने कहा कि आएगा, चूंकि अब क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है अदर मैटर पैराग्राफ नहीं आएगा। आएगा सर, सिर्फ की और मैटर में डिस्क्लेमर भी नहीं आता। हाँ, अदर मैटर पैराग्राफ फिर भी आएगा। क्योंकि अदर मैटर पैराग्राफ किसी और रीजन की वजह से आ रहा है। अदर मैटर पैराग्राफ इनिशियल ऑडिट की वजह से आ रहा है कि कंपैरेटिव हमने नहीं वेरीफाई, वो इस रीजन की वजह से नहीं आ रहा। क्लियर? अगर स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट होती और उसका इफेक्ट परवेसिव होता और विड्रॉल पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल ना होता, तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करते। लेकिन क्या और इफेक्ट आता? अदर मैटर पैराग्राफ। क्या की अदर मैटर पैराग्राफ भी आता? नहीं आता, की अदर मैटर पैराग्राफ नहीं आता। शाबाश, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्योंकि की अदर मैटर पैराग्राफ क्लियरली उसने कहा हुआ है कि अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करें या एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करें, सिर्फ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पे कहा है, एडवर्स पे नहीं कहा। हाँ, तो मैंने इसीलिए कहा कि ताकि आप मेरी गलती पकड़े, मैं ये थोड़ी कहा हाँ में ला लें, वो बस वो भाई के लिए इजाजत है, आपके लिए इजाजत नहीं है। तो एडवर्स ओपिनियन अगर रिपोर्ट में आ रहा हो, क्या की ऑर्डर मैटर दे सकते हैं? एडवर्स ओपिनियन आ रहा हो की ऑर्डर मैटर दे सकते हैं। एडवर्स ओपिनियन आ रहा ये तो ऐसे इजी हो गया जैसे दावत में, सच में दावत में आया हो। मैं पूछ रहा हूँ उससे, वो रिलैक्स है, मुकाबला कर रहे हैं दोनों, मैं ही खा रहा हूँ, तुम दोनों कौन ज्यादा खा।
एडवर्स ओपिनियन आएगा तो क्या भाई चटनी नहीं लेके आए? ऐसे ना करें, चटनी है ना भाई, ऐसे भाई को तो एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो, क्या की ऑर्डर मैटर आएगा? आएगा, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, सबसे पहले रिक्वायरमेंट फॉर ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट मैटर्स स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर विच में बी परफॉर्म्ड बाय योर ऑडिट टीम। ईच ऑफ द अबव, ईच लिखा हुआ है, ईच अलग रहता है दोनों का। डिस्कस विद रीजन इम्प्लीकेशंस ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। रीजन का मतलब वही होता है कि बताना है मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन है, अब बताना है इफेक्ट क्या होगा। रीजन का मतलब यही होता है। तो पहला, यू आर पार्टनर इन ए फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फॉलोइंग इंडिपेंडेंट मैटर्स आर अंडर योर कंसिडरेशन। कौन कौन सा? पहला, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ई लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 जनवरी 2021 इंक्लूड इन्वेंट्री ऑफ ₹26 million that was purchased on 1 January 2021, यानी ईयर एंड से पहले इन्वेंट्री परचेज कर ली हुई थी। फॉर फुलफिलिंग ए लार्ज स्पेशलाइज्ड ऑर्डर ऑफ ए फॉरेन कस्टमर, स्पेशलाइज्ड फॉरेन कस्टमर का स्पेशल ऑर्डर पूरा करने के लिए इन्वेंट्री बाय कर ली हुई थी। ड्यू टू सडन इम्पोजिशन ऑफ इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन इन द फॉरेन कंट्री, कस्टमर कैंसल्ड द ऑर्डर ऑन 28 जनवरी 2021। The draft financial statement showed that APL's profit before tax is ₹130 million. पहला मैं क्वेश्चन बड़ा सिंपल आपसे, ये मसला गोइंग कंसर्न का है या इन्वेंट्री का? गोइंग कंसर्न का क्यों नहीं? ऑर्डर फॉरेन कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल कर इतना बड़ा। हाँ, क्वेश्चन में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे हमें लगे कि वो क्वेश्चन कस्टमर मेजर है, और इतना मेजर कि 20%, 30%, 40% ऑफ रेवेन्यू एक कस्टमर से आ रहा है। अगर वो क्वेश्चन में कहता कि मेजर कस्टमर है, और मेजर भी कैसा, सिर्फ मेजर नहीं, मेजर के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता कि मेजर भी कैसा कि उससे 20%, 30%, 40% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, फिर हम कहते हैं गोइंग कंसर्न का इशू। अभी तो वो रेगुलर उसका कस्टमर है। तो मसला गोइंग कंसर्न का नहीं, इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री में की कौन सी एजर्शन पे रिस्क है? इन्वेंट्री की कौन सी एजर्शन पे रिस्क है? वैल्यूएशन पे। यानी इसको हमने इंश्योर करना है कि ये वाली इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे आए। ये तो आज ही पढ़े हैं, अभी पढ़े हैं एनआरवी के। क्या करेंगे? इंश्योर करेंगे ये इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे स्टेट की जाए। एनआरवी की डिटर्मिनेशन के लिए एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस देखेंगे, वैल्यूएट करेंगे क्या ये इन्वेंट्री किसी दूसरे कस्टमर के ऑर्डर में यूज हो सकती है कि नहीं, और अगर नहीं हो सकती तो इसकी प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, ताकि इसे राइट डाउन किया जाए उस अमाउंट के ऊपर। अब जब हमने मिस स्टेटमेंट, अब ये तो हो गया ना प्रोसीजर। और हाँ, इसमें अच्छा एक अहम प्रोसीजर है इसमें, मुझे नहीं पता सोल्यूशन में लिखा कि नहीं लिखा, वो एक केस स्टडी थी उसकी वजह से मुझे याद है। एजिंग नहीं, सेल एग्रीमेंट क्यों? डैमेजेस, शाबाश, लेकिन पूछा उन्होंने, उनसे मैं पूछ रहा था। तो डैमेजेस क्यों देखेंगे? हाँ, के डैमेजेस, क्या हम कोई डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं उसे? अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि जिसने भी कैंसिल किया वो दूसरे को डैमेजेस पे करेगा, तो इसका मतलब वो डैमेजेस हमारे अदर इनकम के तौर पे रिकॉर्ड होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हमने उसे क्लेम किया था। तो वो डैमेजेस वाला पॉइंट भी होता है। आइंदा जब कभी किसी भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो ना, तो आपने ये पॉइंट भी ज़हन में रखना है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस लिखे हुए ना, तो वो रिसीवेबल या पेएबल के तौर पे रिकॉर्ड। ये लॉ में पढ़ा हुआ ना आपने? हाँ, फिर इंश्योरेंस रिसीवेबल की तरह इसका नहीं, इक्का दुक्का प्रोसीजर सिर्फ लिख दे, सिर्फ कि अगर वो प्रोबेबल है, अगर वो वर्चुअली सर्टन है, तो फिर डैमेजेस को रिकॉर्ड कर लें, लेकिन वरना डिस्क्लोज कर दें। अगर हम रिसीविंग एंड पे है
लेकिन अगर हमारी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है तो फिर तो उसका मतलब एक्सपेंस रिकॉर्ड होना ही चाहिए। 1 में कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इसमें इफेक्ट ऑन रिपोर्ट, इफेक्ट ऑन रिपोर्ट क्या है? हाँ, अगर इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट आने पर रिकॉर्ड नहीं किया तो मिस स्टेटमेंट। अच्छा, मिस स्टेटमेंट के लिए हम इस 26, क्योंकि उसने एनआरवी नहीं बताई हुई ना, एक क्वेश्चन में उसने एनआरवी बताई थी कि 26 मिलियन की इन्वेंट्री है और 10 मिलियन एनआरवी है। हमने कहा इस सिचुएशन में मिस स्टेटमेंट कितने की है? 16 की। इसमें एनआरवी नहीं बताई तो हम 0 एज्यूम कर लेते हैं, 0 कि मिस स्टेटमेंट है 26 मिलियन की। तो मुझे बताइए 20 मटेरियलिटी लेवल के साथ कंपेयर करेंगे, मटेरियलिटी लेवल क्या है? 6.5 मिलियन। हाँ, तो मटेरियल है, परवेसिव तो नहीं है, परवेसिव तो नहीं है, परवेसिव क्यों नहीं है? प्रॉफिट के 50% से कम है। क्वालिफाइड ओपिनियन। और आगे क्वालिफाइड, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये लाइन लिखेंगे कि सिर्फ इतना लिख देंगे क्वालिफाइड ओपिनियन? लाइन बोल, जरा लाइन बोल, लाइन बोल। हाँ, एंड ऑडिटर शैल आल्सो एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन। क्लियर है? के नहीं, दोनों के इमटेरियल नहीं लिखेंगे इसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब तक इमटेरियल क्वेश्चन में क्लियरली खुद ना कह दे हम उसे अपने सॉल्यूशन में डिस्कस नहीं करते। यानी अगर क्वेश्चन में उसने ये नहीं बताया ना कि मटेरियल नहीं क्या पर नहीं बताया, मटेरियलिटी के बारे में बिल्कुल साइलेंट है, तो प्रैक्टिकली तीनों पॉसिबिलिटीज होती है, इमटेरियल भी हो सकता है, मटेरियल भी, परवेसिव भी। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ मटेरियल और परवेसिव डिस्कस करते हैं, क्योंकि मार्किंग स्कीम में स्लैशी सॉल्यूशन में एग्जामिनर कमेंट्स में वो सिर्फ यही 2 चीजों को लेके चल रहा है। इमटेरियल जब तक क्वेश्चन में खुद ना कह दे कि मिस स्टेटमेंट या स्कोप इमटेरियल है, या अमाउंट ना दे दे 0.5 मिलियन थोड़ी सी, तो जब तक क्लियर ना कह दे इमटेरियल है तो हमने उसको इमटेरियल को डिस्कस नहीं करना। क्लियर? सेकंड, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ स्टाइलर लिमिटेड एसएल द मैनेजमेंट इन्फॉर्म्ड दैट इट इज लार्जेस्ट कस्टमर EL has recently notified that it will not renew its contract with SL, which is due to expire on 30 जून 2021. Sales from EL constitutes 70% of total revenue. The management has further informed that they are in negotiation with EL and are hopeful to retain the customer. प्रोसीजर कौन बताएगा? चाय पी ले, जिन्होंने चाय पीनी है चाय पी ले, जिन्होंने प्रोसीजर बताने हैं प्रोसीजर बता दे, शाबाश। मैनेजमेंट से पूछेंगे निगोशिएशन का स्टेटस क्या है, निगोशिएशन की कोई कॉरेस्पॉन्डेंस है उसको चेक करेंगे, ईयर एंड के बाद स्टेटस चेक करेंगे, और देखेंगे मैनेजमेंट ने अल्टरनेट कस्टमर का अरेंजमेंट किया है कि नहीं, यानी कस्टमर बेस को इंक्रीज किया है कि नहीं, ताकि इसका सब्स्टिट्यूट आ सके। अगर अल्टरनेट बताते हैं तो देखेंगे कि क्या उन कस्टमर के साथ रीजनेबलनेस देखेंगे, यानी उन कस्टमर का एग्रीमेंट साइन हुआ कि नहीं। नहीं, लोन कहाँ से आ गया यहाँ? वो तो उस सूरत में कहते हैं गोइंग कंसर्न की एक कंडीशन लोन भी है और एक क्वेश्चन भी था जिसमें वो कहा था लोन, लेकिन इसमें तो लोन को डिस्कस नहीं करना। देखिए गोइंग कंसर्न की बहुत सी कंडीशंस हैं, हमें कुछ प्रोसीजर जनरल होते हैं, कुछ हमारे कंडीशन के लिहाज से स्पेसिफिक होते हैं। आपने स्पेसिफिक प्रोसीजर तो सारे बता दिए, शाबाश, ये ज्यादा मुश्किल थे, लेकिन आसान वाली चीज नहीं बता सके। कि हमने गोइंग कंसर्न वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जब कोई इवेंट या कंडीशन आइडेंटिफाई हो जाए उसके बाद 4-5 प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं, याद है? गोइंग कंसर्न के टॉपिक में क्या हमने ये पढ़ा था, प्रोसीजर्स टू परफॉर्म ऑन आइडेंटिफाइंग इवेंट या कंडीशन। एक तो था ना टू आइडेंटिफाई,
ऑन कर लें चेक, कोई इतराज नहीं, शाबाश कर लें चेक। प्लानिंग और फिजिबिलिटी बतानी होती है। हाँ, प्लानिंग और फिजिबिलिटी बतानी होती है। उसके बाद अगर उन्होंने कोई अपने अगर कैश फ्लो फॉर कॉस्ट प्रिपेयर किया है, उसकी अजम्पशंस चेक करेंगे। अच्छा, उन वाले 4-5 प्रोसीजर में और जो इन स्टूडेंट ने प्रोसीजर बताए, फर्क क्या है? हाँ, वो जो चैप्टर में थे वो जनरल है, ये स्पेसिफिक है। एग्जाम में मार्क्स के लिहाज से आप डिसाइड करेंगे ज्यादा प्रेफरेंस हमें किसको देनी चाहिए, स्पेसिफिक वाले प्रोसीजर को। लेकिन अगर मार्क्स ज्यादा हो जनरल भी लिख सकते हैं, जनरल भी। हाँ, लेकिन चूंकि मुश्किल वाला बता दिया तो प्राइस आपका हो। अब इसके बाद इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट कौन बताएगा? पहले हाथ उठाइए। ये भाईजान ने कहा अगर गोइंग कंसर्न है, यानी गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है, ठीक है, तो अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। इसमें 3 पॉसिबिलिटीज थी। जी बताइए आप। जी, सबसे पहले तो ये देखिए, अब क्वेश्चन में आप देखें, उसने ये नहीं बताया हुआ हमें कि कंक्लूजन क्या है। क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बताया मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर, नहीं बताया। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने तीनों डिस्कस करने हैं। डिस्क्लोजर वगैरह दिया हुआ है या नहीं, उसके अलावा सिर्फ ये देखेंगे कि प्रोबेबल है कि पॉसिबल है। अगर भाई 3 अजम्पशंस है, एक एक करके तीनों अजम्पशन बता दीजिए कि क्या होगा। जी भाई आप बताइए। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो अनमोडिफाइड ओपिनियन विद की एडेड मैटर, शाबाश। और अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो अनमोडिफाइड ओपिनियन प्लस मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा ऐड होगा। और अगर गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट है, तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनी है तो एडवर्स ओपिनियन, और अगर नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनी है अनमोडिफाइड ओपिनियन प्लस एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। शाबाश शाबाश। तो ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। इस वाले क्वेश्चन में इन्वेंट्री है, दो इन्वॉल्व कस्टमर ही है, लेकिन इसमें गोइंग कंसर्न डिस्कस किया, इसमें नहीं किया। क्यों? इसमें लार्जेस्ट कस्टमर था, ठीक है, और इसमें बताया नहीं उसने। ये इन्वेंट्री का और ये गोइंग कंसर्न है। क्लियर? आगे चलते हैं। कह रहा है लिस्ट द ऑडिट प्रोसीजर यूज्ड इन ऑब्टेनिंग एविडेंस इन रिलेशन टू इन्वेंट्री काउंट ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड इन द शॉप्स एंड एक्सप्लेन द रीजंस। कह रहे इन्वेंट्री काउंट में कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे शॉप्स में इन रिलेशन टू इन्वेंट्री काउंट ऑफ इन्वेंट्री काउंट के हवाले से क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर। उसने मेंशन किया है कि बिफोर ड्यूरिंग, बिफोर बताने हैं, ड्यूरिंग के आफ्टर, तीनों बता, लेकिन ज्यादा फोकस किस पे करना है? ड्यूरिंग पे। फिर बी एक्सप्लेन द फैक्टर्स यू शुड कंसीडर व्हेन प्लेसिंग रिलायंस ऑन वर्क ऑफ यूजे। ये यूजे कौन है? यूजे कोई ना कोई एक्सपर्ट होगा जिसको हम देखें। तो उसके वर्क पे रिलाय करने से पहले क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं? कॉम्पिटेंस। क्या सिर्फ एडिक्वेसी ऑफ वर्क के प्रोसीजर लिखेंगे या कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी के? दोनों लिखेंगे, लेकिन नंबर 4 है, थोड़े थोड़े ही हैं, वो कौन से लंबे लिस्ट है, एक एक लाइन के नहीं है। कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी जब लिखना है सिर्फ ये लाइन लिख के नहीं छोड़ देना, उसके आगे 2-3 पॉइंट्स लिखने हैं। एडिक्वेसी ऑफ वर्क जब लिखना है सिर्फ हेडिंग लिख के नहीं छोड़ देना, उसके अंदर 2-3 पॉइंट्स लिखने हैं।
See, describe the audit procedure you should perform to ensure that Julie inventory is valued correctly. सबसे अहम लफ्ज इसमें पता है क्या है? वैल्यूड करेक्ट। इसका मतलब है सारी इन्वेंट्री के प्रोसीजर नहीं पूछ रहा। हाँ वही, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी, वो पूछ रहा है। तो इसका मतलब है सिर्फ एनआरवी के प्रोसीजर बताएंगे कि एनआरवी और कॉस्ट दोनों? दोनों वैल्यूड करेक्टली। जब एक दफा उसने कह दिया बताइए कि फिक्स एसेट्स बाय किया है, परचेज किया है, बताइए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे टू इंश्योर दैट दिस फिक्स एसेट इज करेक्टली वैल्यूड इन बैलेंस शीट? तो कॉस्ट के भी और एडिशन के तो आगे, वही एडिशन के भी और डेप्रिसिएशन के नहीं, वैल्यूएशन एलोकेशन के भी। शाबाश शाबाश। फिक्स एसेट की एग्जांपल दी। असर्शन सेम है, इन्वेंट्री में भी फिक्स एसेट में भी वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, प्रोसीजर डिफरेंट है। इन्वेंट्री में एनआरवी की बात करेंगे, फिक्स एसेट में डेप्रिसिएशन की बात करेंगे। क्लियर? अच्छा, ये अब आपने लाजमी क्वेश्चन रिटर्न फॉर्म में अटेम्प्ट करके लाना है, बल्कि सारे क्वेश्चन जो डिस्कस, मेरी कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा केस स्टडी डिस्कस करो जितना टाइम हो, लेकिन इसका एक नुकसान होता है आप फिर जो केस स्टडी डिस्कस हो जाए वो रिटर्न फॉर्म में अटेम्प्ट नहीं करके लाते। तो फिर आप करते हैं ना, जो केस स्टडी डिस्कस हो जाती है अभी अटेम्प्ट करते हैं ना। शाबाश। कितने स्टूडेंट्स हैं जो केस स्टडी डिस्कस हो जाती हैं इनको भी अटेम्प्ट करते हैं रिटर्न फॉर्म में? शाबाश। 1 2 3 4 5 6। शाबाश। समोसे भाई, समोसे बच गए हैं, मिले ही नहीं है समोसे भाई, आगे आगे हैं, आपके पेट की तलाशी लेंगे तो उसमें मिलेंगे 2 3, आगे है ही नहीं। चलिए, अच्छा वो ये क्या, ये कौन सा क्वेश्चन है? रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं पहले। लिस्ट द वीकनेसेस इन द कंट्रोल सिस्टम फॉर काउंटिंग इन्वेंट्री एट डिपो 9। ये कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल तो अभी पढ़े ही नहीं, इन्वेंट्री का तो पढ़ लिए हैं, इन्वेंट्री के तो पढ़ लिए हैं। तो क्या वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं? और फिर कह रहे ये नहीं सिर्फ वीकनेस आइडेंटिफाई करनी है, ओवरकम कैसे करना है। एक्सप्लेन व्हाई इट इज ए वीकनेस एंड स्टेट हाउ दैट वीकनेस कैन बी ओवरकम। ये भी बताना है, ओवरकम कैसे करना है। 18 चैप्टर 12 में, वो असाइनमेंट में लिखा था 18A है। और ये चैप्टर 12 का, अल्लाह के बंदे चैप्टर 12 है, पहले भी कलब कलब के मर गया था दोपहर को, ये चैप्टर 12 है। अच्छा चुप करके जरा मेरी बात सुन ले। ये क्वेश्चन वॉल्यूम 1 चैप्टर 12 का क्वेश्चन नंबर 18A है। बात समझ आ गई है? नहीं, समोसा बाकी नहीं मिला तो ये चाय का कब किधर भाईजान? समोसे इधर आपने 4-6 समोसे इनको दे दिए हैं और इन बेचारों को एक समोसा भी नहीं दिया। ऐसे ना करें। On the day of inventory count, you attended Depot 9 at Dinzy. You observed the following activities. अब ये एक्टिविटीज है, अब आपने बताना है इसमें मसला क्या और उसका हल क्या है। Pre-numbered count sheets were being issued to client staff carrying out the count. ये तो गुड है, ये तो गुड कंट्रोल है, ये प्रोसीजर गुड है। The count sheet showed the inventory ledger balance for checking against physical inventory. लेजर बैलेंस थोड़ी होना चाहिए कि कितना स्टॉक, लेजर बैलेंस का मतलब ये भी शो हो रहा है कि कितना स्टॉक पड़ा, और ये थोड़ी होना चाहिए।
वह टिकू ऑडिट करेंगे फिर क्या सर पूरा स्टॉक पूरा है, जितना था उतना ही है, जितना था भाई ऐसे ही करेंगे ना। क्या इन्वेंट्री शीट के ऊपर बैलेंस लिखा होना चाहिए? नहीं, वरना वो बगैर ड्यू वेरिफिकेशन के ओके कर देगा। ऐसे ही जैसे जिस तरह एक्सटर्नल कंफर्मेशन में, पॉजिटिव कंफर्मेशन में कस्टमर जब बैलेंस लिखा होता था तो बगैर चेकिंग के साइन कर देता था, उसका इलाज हमने क्या निकाला था? ब्लैंक कंफर्मेशन, ताकि खुद से चेक करके अमाउंट लिखे। इधर भी ब्लैंक क्वांटिटी, ताकि काउंट करने वाला बंदा खुद से काउंट करके लिखे, अमाउंट लिखे क्वांटिटी। क्लियर? पहले में एक थी, तो इसका हल क्या है? हाँ, इन्वेंट्री लेजर बैलेंस शुड नॉट बी मेंशन्ड ऑन स्टॉक शीट। वीकनेस का हल बहुत अच्छा है, आसान होता है। क्या? वीकनेस को अपोजिट कर दे। वीकनेस को, जो अगर कोई काम हो रहा है तो कह दे नहीं होना चाहिए, और जो नहीं हो रहा होना चाहिए। All count stocks were drawn from inventory warehouse and were counted in teams of 2. इंडिपेंडेंट नहीं है, जो इन्वेंट्री वेयर हाउस का स्टाफ है वही काउंट कर रहा है। वो भूल गए बिल्ले और दूध वाली मिसाल, बाहर से आना चाहिए। इंडिपेंडेंट टीम शुड बी, वरना ये क्या करेंगे? टिक्को काम नहीं करेंगे, मिस एप्रोप्रिएशन को हाइड करेंगे, छुपाएंगे। सेल्फ रिव्यू करें, सेल्फ प्रीव्यू करें, सेल्फ रिव्यू करेंगे कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होगा? लेकिन वो तो ऑडिटर के लिए होता है, क्लाइंट के लिए थोड़ी होता। अच्छा, कंसेप्ट वो मैच, हाँ ठीक है बिल्कुल, कंसेप्ट वही मैच, सेल्फ रिव्यू जैसा ही। 2 गलतियां हो गई, कितने नंबर थे? चलो, यानी कम से कम 3। ठीक है, आगे चले। 3 काउंटिंग टीम्स वर एलोकेटेड टू ईच एरिया ऑफ द स्टोर्स टू काउंट, although the teams were allowed to decide which pair of staff counted which inventory within each area। टीम खुद ही डिसाइड कर ले, वो गुत्थम गुत्था हुई होगी सारे, कहेंगे इधर मैंने जाना, कहेगा नहीं मैंने जाना, साथ वाले पे कोई भी नहीं जाएगा, हाँ सांप वाले पे, हाँ सांप सुरुंग वाला, हाँ सांप, हाँ जहाँ पे सांप मेंढक उधर कोई भी नहीं जाएगा, जहाँ पे एसी लगे होंगे वहां पे सारे काउंट करने। तो ये वीकनेस है। तो क्या होना चाहिए? क्लियर इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू स्टाफ एज टू विच एरिया टू बी वेरीफाइड बाय विच टीम। स्टाफ वर वांट दैट दे हैड टू रिमेंबर विच इन्वेंटरी हैड बीन काउंटेड। वार्निंग नहीं देनी उनको, रिमेंबर नहीं करना चाहिए, लिखना चाहिए, लिखना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन फौरन पिक कर लिया। और जब यही काम मैं कहता हूं कि केस स्टडी जो है सिर्फ पढ़ के सॉल्यूशन नहीं देखना, लिखना भी है। वॉल्यूम 1 के क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ के सॉल्यूशन नहीं देखना, लिखना भी है। उस वक्त क्यों नहीं मेरी बात मानते? अरे सारे लोग यही कहते हैं कि ज़बानी कलामी नहीं, लिखत पढ़त में काम होते हैं। लेकिन ऑडिट की केस स्टडी आपने मजाल है कि लिखत पढ़त में की हो, ज़बानी कलामी कर लेते हैं सर। की थी 1.5 महीना पहले केस स्टडी की थी। तो यहां पे भी यही समझा रहा है कि सारा काम रिटर्न में होना चाहिए, ज़बानी कलामी तो चीजें भूल जाते हैं। तो कितनी होगी? 4 वीकनेसेस हो गई, 4 हो गई भाईजान। 1 मिनट, फिर लेजर बैलेंस नहीं था, इंडिपेंडेंट स्टाफ नहीं था, टीम्स को क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई थी, 3 हो गई। और फिर इसी में चौथी कि मार्किंग या टैगिंग नहीं हो रही, 4 हो गए। फिर नेक्स्ट, information was recorded on the count sheet in pencil, so amendments could be made easily। so amendments could be। अच्छा, हम पता क्या करते थे प्रैक्टिस में? हम पेंसिल यूज करते हैं ताकि एंड पे फर्क आ जाता है ना जो कोई, तो क्लाइंट से पूछते हैं किधर है, क्लाइंट बता दे तो ठीक है, आगे के लिख देते हैं ऐड 10 यूनिट उधर पड़े हुए हैं, नहीं तो फिर हम कहते हैं आगे चलो पूरे ही होंगे, पूरे ही होंगे, उसको मिटा के टिक कर दिया। कुछ जूनियर्स ऐसे करते हैं जो कि गलत है, गलत है। शाम वाले में किया था।
असल में मसला ये होता है कि जब ऑडिट में कोई भी मसला आप रेज करते हैं ना, तो आपको वो एड्रेस भी खुद ही करना पड़ता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि रेज ना ही हो तो अच्छा है। इंफॉर्मेशन, अच्छा ये भी हो गया। Any inventory not located on the pre-numbered inventory sheet was recorded on separate inventory sheet which were numbered by staff as they were used. हाँ, स्टाफ को नंबर प्री नंबरिंग होनी चाहिए। इसका मसला क्या होगा भला? मसला पता है क्या होता है? जैसे क्लास में 4 स्टूडेंट है, मैं 4 टीम बना के फर्ज कीजिए भेजूं और हर एक से ये कह दूं कि एडिशनल अगर कोई आइटम नजर आई ना, लैदा सफ़े पे लिख देना, और वो सफ़ा वो खुद प्री नंबरिंग कर रहे हो, तो पहली टीम जो एक्स्ट्रा पेज यूज करेगी इसको क्या नंबर देगी, और दूसरी टीम, तीसरी टीम, चौथी टीम, उनमें से 2 अगर गायब हो गए बाद में इकट्ठे कर रहे हो, पता चलेगा? ये होता है सीक्वेंशियल पिन नंबर का फर्क। आप अगर एग्जाम में कभी एक्स्ट्रा शीट मांगे, आपने कभी वैसे मुझे पता नहीं है कि आपने उस सीक्वेंस प्री नंबर होता है कि वो खुद उस वक्त नंबर दे कर लिखते हैं प्री नंबर, इसीलिए ताकि पता चल जाए, यूनिक नंबर जाए सबको। प्री नंबरिंग का फायदा ये होता है सबको यूनिक नंबर जाता है, सेम नंबर डुप्लीकेट नहीं होता। तो यहां पे एक्स्ट्रा शीट यूज कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं, लेकिन उसको नंबरिंग खुद कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। At the end of the count, all count sheets were collected and the numeric sequence of the sheets checked. The sheets were not signed. Signed. ठीक है। अच्छा, हमारा केस स्टडी का एक असूल होता है कि हमने गिवन फैक्ट्स के ऊपर कमेंट करना। जो फैक्ट्स केस स्टडी में नहीं है उनको नहीं मेंशन। जैसे हमने जब कंसेप्ट पढ़ा ना, इसमें आपको था 9-10 पॉइंट थे, इसमें हो सकता है 6 हो, बाकी के 4 नहीं है। क्या बाकी के 4 भी मुझे रिप्रोड्यूस कर देने चाहिए? नहीं कर दे। नॉर्मली इसी तरह होता है, केस स्टडी में जितने पॉइंट्स जितनी इंफॉर्मेशन दी है उसी। लेकिन आईकैप इन्वेंट्री काउंट में एक प्रोसीजर के बारे में बहुत सेंसिटिव है। वो कहता है जब मैं क्वेश्चन में साइलेंट रहूं ना उसके बारे में, तो वो प्रोसीजर इतना अहम है कि बच्चे को खुद से बताना चाहिए कि ये काम होना चाहिए था, तुमने नहीं किया, ये काम होना चाहिए तुमने नहीं किया। क्या भला? वैल्यूएशन, डैमेज स्टॉक, ऑब्सोलीट स्टॉक को अलहदा से आइडेंटिफाई करना। इस पूरे क्वेश्चन में उसने कहीं नहीं बताया। अच्छा, वैसे ये भी नहीं बताया कि इन्वेंट्री की मूवमेंट सेल परचेज स्टॉप हुई है कि नहीं, ये भी नहीं बताया। और ये भी नहीं बताया कि ऑब्सोलीट स्टॉक आइडेंटिफाई अलहदा से होना चाहिए, हुआ कि नहीं। ये भी नहीं बताया कि थर्ड पार्टी का स्टॉक वो अलहदा हो गया कि नहीं। तो हम बाकी किसी चीज के ऊपर कोई कमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ एक चीज के ऊपर कमेंट करेंगे जो सबसे अहम है, वैल्यूएशन, कि ऑब्सोलीट स्टॉक को अलहदा आइडेंटिफाई करना चाहिए था जो इन्होंने नहीं किया। तो ये एक प्रोसीजर, जब कभी इन्वेंट्री काउंट के इंस्ट्रक्शंस पे कमेंट करना हो ना, ये एक प्रोसीजर आपने खुद से सोचना है। क्वेश्चन में अगर नहीं भी दिया ना, खुद से सोचना है कि ये होना चाहिए था, परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, जो इस केस में नहीं कर रहा। तो ये एक तरह से हिडन एडजस्टमेंट। बाज़ काउंटिंग में वो ट्रायल बैलेंस में हिडन एडजस्टमेंट होती है ना, जो क्लियरली विजिबल नहीं होती। ठीक है, तो उसी तरह ये भी समझिए इन्वेंट्री काउंट इंस्ट्रक्शन में ऑब्सोलीट स्टॉक की हिडन एडजस्टमेंट है। जब कभी क्वेश्चन साइलेंट हो इसके ऊपर, आपने कहना इसका मतलब है उसने स्टॉक को अलग आइडेंटिफाई नहीं किया, ऑब्सोलीट स्टॉक को उसे करना चाहिए। तो एक ये वीकनेस भी हम इसमें लिखेंगे कि ऑब्सोलीट स्टॉक को अलग आइडेंटिफाई नहीं किया गया। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, 2.25 हो गए। ठीक, नहीं बस क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, इतना ही पढ़ाना था। अच्छा, आपको याद है आपको होम असाइनमेंट के तौर पे क्या कहा हुआ है? रीड करके आने आपने बाकी के लर्निंग ऑब्जेक्टिव बोला था ना, रीड करके आने सारे। मैं टिक चेक करूंगा आपकी किताब पे टिक लगे हुए कि नहीं, जो प्रोसीजर पढ़ने टिक। हाँ, आपको कौन सा पता चला? टिक ऑडिट आप ही ने सिखाया, हम इधर आप ही लगाएंगे। तो भाईजान, उस्तादों के पास कोई ना कोई गुरु होता है जो उन्होंने नहीं बताया होता है, कोई ना कोई। आपने जिसके ऊपर टिक लगाया होगा ना, मैं आपसे पूछूंगा समझ आ गया ना, आप कहेंगे आ गया, मैं कहूँगा फिर इसका एक्सप्लेन करो, इसका एक्सप्लेन करो। असूल है हमारे पास भी पकड़ने के। चलिए,
रीड लाजमी करके आएगा ताकि कल का लेक्चर अच्छे तरीके से चले। आज का लेक्चर खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।